नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज साइकोलॉजी का अपना ये 15वां मॉडल पेपर है या टेस्ट आप मान सकते हो, जिसका अपना टॉपिक रहेगा नैतिक विकास। और साथियों, अपनी यूनिट नंबर 1 के अपन ने टोटल 15 टेस्ट आज हो जाएंगे अपने, और यूनिट 1 जो वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल टॉपिक वाइज सारे टेस्ट लिए हैं। और साथियों, 440 क्वेश्चंस पूरे इन 15 टेस्ट में आपको मिले हैं। और 440 के 440 प्रश्न जो वो पिछली परीक्षाओं में, टेट एग्जाम्स में, पूरे देश में जहां भी टेट हुआ है उनमें जितने भी आए हुए बढ़िया बढ़िया प्रश्न सारे आपको मैंने प्रोवाइड करवाए टॉपिक वाइज। आगे की यूनिट्स हैं उनको भी ऐसे ही प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद पूरे सिलेबस के मॉडल पेपर स्टार्ट करूंगा। अगर आपने वो साइकोलॉजी के जो है यूनिट नंबर 1 के 1 से लेकर के 14 तक के, एक प्रकार से 14 टॉपिक्स के आपने वो टेस्ट नहीं किए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। रीड साइकोलॉजी प्लेलिस्ट नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाइएगा, आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत ही शानदार एक प्रकार से आपको नोट्स वहाँ पे, एक प्रकार से आपको क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा बात करूँ तो आज 9 बजे आपको साइंस 2018 का जो मॉडल पेपर है, 2018 का जो पेपर था उसको मैंने हल करवाया है। और उस वीडियो को आपको जरूर देखना है, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे उठते हैं, कहाँ से उठते हैं और इस बार कहाँ से उठ सकते हैं। ठीक है, तो वो जरूर देखिएगा। चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं आज का अपना टेस्ट। और जो अपना पहला प्रश्न है वो है, खालिस्तान के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। रिक्त स्थान में सही नाम भरिए। बेरोन, जेनडेन, इरिक्सन या बंडूरा। तो साथियों, ये जो कथन है ये किसका है? बेरोन का है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका रहेगा। चलिए, दूसरा अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया? कोहलबर्ग ने किया, पियाजे ने, या दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, नैतिक विकास का अध्ययन दोनों ने किया है, पियाजे और कोहलबर्ग दोनों ने। तो ऑप्शन नंबर 3 जो वो बिल्कुल सही रहेगा। इसमें कोहलर का जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी परीक्षा की दृष्टि से, पियाजे वाले से बहुत ही कम प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो साथियों, इसके अलावा एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो अपना जो कल का टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, वो यूनिट नंबर 2 का जो टॉपिक है वो है अधिगम। अधिगम से संबंधित जितने भी बेसिक प्रश्न हैं, लगभग इसके ऊपर 25 प्रश्नों के 2 वीडियो में बनाऊंगा। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो अधिगम का रहेगा, और उससे आगे वाले टेस्ट का भी, यानी 16 और 17 नंबर के टेस्ट का टॉपिक आपको अधिगम जो वो रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तीसरा अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 1 प्रार्थना सभा, 2 सही सामाजिकरण, 3 बुद्धि, या 4 सभी विकल्प सही हैं। तो बिल्कुल सारे के सारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे के नैतिक विकास में। नैतिक मूल्यों का विकास इनसे होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ बच्चा इनसे सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो वो यहाँ पे सही होगा। चौथा आपका प्रश्न है कि जब कोहलबर्ग तथा पियाजे के नैतिक तर्क शक्ति के सिद्धांतों पर आगे शोध किया गया, तब ऐसा पाया गया कि एक संज्ञानात्मक विकास के स्तर तथा नैतिक तर्क शक्ति के मध्य कोई संबंध नहीं है। 2, उन्होंने बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति की क्षमता का अधिक मूल्यांकन किया। 3, उन्होंने नैतिक स्थितियों में बच्चों की क्रियाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया। और 4, उन्होंने बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति की क्षमताओं का न्यून आकलन किया। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा साथियों वो कौन सा होगा? जब कोहलबर्ग तथा पियाजे की नैतिक तर्क शक्ति के सिद्धांतों पर आगे शोध अपन करते हैं, तो ऐसा पाया गया कि जो कोहलबर्ग थे उन्होंने क्या किया कि बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति की क्षमता का उन्होंने न्यून आकलन किया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो वो यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए पांचवा अपना प्रश्न है कि नैतिक और आचार संबंधी निर्देशों के बीच भेद निम्नानुसार किया जा सकता है। 1, नैतिकता, 2, ज्ञान पर जोर देती है, और आचार प्रदर्शन पर जोर देती है। ठीक है, ये यानी नैतिकता ज्ञान पर जोर देती है और आचार क्या? प्रदर्शन पर जोर देती है। दूसरा ऑप्शन है, आचार जो वो ज्ञान पर जोर देता है और नैतिकता प्रदर्शन पर जोर देती है। वहीं अगर तीसरा ऑप्शन देखें तो आचार तेजी से बदलते रहते हैं। आचार यानी एक प्रकार से, आप नहीं समझे तो बता देता हूँ, व्यवहार। आचार मतलब व्यवहार होते हैं एक प्रकार से ना। आचार तेजी से बदलते रहते हैं, लेकिन नैतिकता में यह धीमी गति से होता है। 4, नैतिकता लंबे समय से स्थिर रहती है, लेकिन आचार बदलाव धीमी गति से होता है। ठीक, आचार में बदलाव जो धीमी गति से होता है। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो बिल्कुल एक प्रकार से सही आपका होगा? नैतिक और आचार संबंध
संबंधित निर्देशों के बीच भेद निम्नानुसार किया जा सकता है। तो किसके आधार पे अपन भेद कर सकते हैं? बिल्कुल सही कथन यहाँ पे कौन सा साथियों? यहाँ पे है आचार जो वो व्यवहार जो वो ज्ञान पर जोर देता है और नैतिकता जो वो प्रदर्शन पर जोर देती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे सही होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न। ये सारे के सारे प्रश्न जो आपके सामने 30 के 30 जो प्रश्न आज के इस टेस्ट के, ये सारे के सारे प्रश्न साथियों पुराने टेट के पेपर्स में आए हुए, तो बहुत इंपॉर्टेंट अपने आ सकते हैं। छठा अपना प्रश्न है कि किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। एक, आदर्श पुस्तकें पढ़ने को दें। दूसरा, आदर्श व्यक्तियों की जीवनी के बारे में बताएं। तीसरा, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। या 4, मित्र वत व्यवहार करें। अब किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? देखिए, किशोर जो वो अगर एक प्रकार से देखे तो टीचर को एक प्रकार से वो क्या मानता है? आपका अपना गुरु मानता है, या ये मानता है कि शिक्षक जो बता रहा है वो सही बता रहा है। तो शिक्षक का जो आपका व्यवहार है वो आदर्श होना चाहिए, जिससे कि बच्चे का, किशोर का भी उसी प्रकार का व्यवहार हो सके, नैतिक विकास उसका हो सके। तो महत्वपूर्ण कारक यहाँ रहेगा स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। ठीक है। इसके अलावा देखें, सातवां अपना प्रश्न रहेगा कि निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है? 1, परंपरागत नैतिकता। 2, संवेदी प्रेरक नैतिकता। 3, चिंतनशील नैतिकता। और 4, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पे जो पूछा गया प्रश्न कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था कौन सी है, वो आपको बताना है। तो साथियों, यहाँ पे उत्तर होगा परंपरागत नैतिकता वाली अवस्था, संवेदी प्रेरक नैतिकता, चिंतनशील नैतिकता। ये इसकी इन्होंने, कोहलबर्ग ने नहीं बताई नैतिक अवस्थाओं में। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका यहाँ पे सही रहेगा। पूर्व परंपरागत, परंपरागत और आपका इस प्रकार से इन्होंने बताए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर आपका रहेगा। आठवां अपना प्रश्न कि निम्न में से कौन सा किशोर अधिगमकर्ता के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है? परिवार, विद्यालय, शारीरिक संरचना और सिनेमा और पुस्तकें। तो साथियों, जो किशोर अधिगमकर्ता के नैतिक विकास से संबंधित जो पॉइंट नहीं है, यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं है वो है शारीरिक संरचना। साथियों, शारीरिक संरचना शारीरिक विकास से संबंधित है, नैतिक विकास से संबंधित नहीं है। ठीक है। इसके अलावा देखें अपन, 9वां प्रश्न है अपना कि बालक इस स्तर में नैतिकता को शारीरिक दंड के रूप में अंदाजा लगाते हैं। 1, पूर्व संप्रदाय नैतिकता। 2, संप्रदाय नैतिकता। 3, उत्तर संप्रदाय नैतिकता। और 4, प्रजातंत्र नैतिकता। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा पूर्व संप्रदाय नैतिकता जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट उत्तर आपका रहेगा। 10वां अपना प्रश्न है कि कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें उसके दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल और वफादार होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होते हैं, वह है गैर परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत। तो यहाँ पे साथियों जो उत्तर रहेगा ये रहेगा आपका पश्च परंपरागत। ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस में आएंगी? आपके पश्च परंपरागत में आएंगी। साथियों, ये जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको मैंने पढ़ाया था, और अगर आपने वो ढंग से पढ़ा है तो एक भी प्रश्न आपका आज गलत नहीं होने वाला है। 11वां अपना प्रश्न कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? साथियों, जो नैतिकता का परंपरागत स्तर है उसमें ऐसा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। पूर्व परंपरागत में ऐसा नहीं होता, पश्चिम में भी नहीं होता, और गैर परंपरागत में भी ऐसा नहीं होगा। तो ये 4 प्रकार जो है कोहलबर्ग ने बताए थे एक प्रकार से, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका रहेगा। ठीक है। चलिए, 12वां अपना प्रश्न कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? व्यक्ति केंद्रित। 2, अंतर व्यक्तिक संबंधों पर आधारित। 3, सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित। और 4 है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित। तो जो आपकी पश्च पारंपरिक स्तर में कौन सी अवस्था को अपन शामिल करेंगे ये है, तो पश्च के लिए आ जाएगा सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे सही उत्तर होगा। साथियों, बहुत ही शानदार अप्लाइड प्रश्न है, तो आपका ये जो है आपका ये प्रश्न बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ही सही रहेगा। चलिए, अगला अपना प्रश्न है कि लोरेन कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है 4 से 10 वर्षों तक, 10 से 13 वर्षों तक, 12 से 15 वर्षों तक, 16 से प्रौढ़ावस्था तक। तो साथियों देखिए, जो परंपरागत नैतिक स्तर 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई नैतिक विकास के लिए, तो उसमें जो परंपरागत नैतिक स्तर बताया वो कब से कब तक का बताया उन्होंने? वो बताया उन्होंने 10 से 13 वर्ष के लिए। ठीक है।
तो परंपरागत नैतिक स्तर जो है वो 10 से 13 वर्ष आपका आएगा। ठीक है साथियों, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये जो पॉइंट जो बोला गया है, एक प्रकार से बच्चे के द्वारा उत्तर बोला गया है, ये किस में आएगा। दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, 2 सामाजिक संकुचन अनुकूलन, 3 अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, या 4 कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो साथियों ये जो आपका रहेगा, ये कथन जो है वो रहेगा आपके सामाजिक संकुचन अनुकूलन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट उत्तर रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। 15वां अपना प्रश्न है कि निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत संवेदी प्रेरक और पश्चात रूढ़िगत। तो रूढ़िगत को अपन परंपरागत भी बोल देते हैं, तो प्राक को यानी पूर्व परंपरागत, ठीक है, परंपरागत, और ये पश्च परंपरागत आप मान सकते हैं इसको। लेकिन संवेदी प्रेरक जो अवस्था है वो इन्होंने नहीं दी, संवेदी प्रेरक अवस्था यहाँ पे आपकी नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 3 जो वो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें 16वां प्रश्न आपका, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में राय शामिल विचारशील प्रक्रिया को कहा जाता है। राय में शामिल विचारशील प्रक्रिया को क्या कहते हैं। नैतिक यथार्थवाद, नैतिक पसंद, नैतिक तर्क या नैतिक दुविधा। तो साथियों इसको बोलते हैं नैतिक तर्क। ठीक है, देखिए सही और गलत के सवालों के बारे में राय में शामिल विचारशील प्रक्रिया को क्या बोलेंगे कि सही क्यों है, गलत क्यों है। अगर इसको व्यक्त कर पाए विचारशील, इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, नैतिक तर्क बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे सही रहेगा। 17वां प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में नैतिकता के 3 स्तरों के तहत कितने चरण बताए गए हैं। तो 3, 6, 5 या 4। तो इन्होंने जो चरण बताए हैं वो आपके कितने बताए हैं, देखिए टोटल इन्होंने 6 चरण बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही रहेगा। 3 स्तरों में प्रत्येक में 2-2 चरण इन्होंने बताए हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन कोहलबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है। 1 दंड एवं आज्ञा के प्रति अनुकूलन, 2 सामाजिक सहानुभूति और विवेक, 3 सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, और 4 सहायक उद्देश्य और विनिमय। तो साथियों ऑप्शन जो यहाँ पे सही रहेगा वो आपका रहेगा सामाजिक सहानुभूति और विवेक। ये आपके किस में आएंगे, पारंपरिक नैतिकता के चरण में आएंगे। ठीक है, पारंपरिक नैतिकता के चरण में ये यहाँ पे रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सटीक उत्तर इसका रहेगा। ठीक है, ये दूसरा स्तर उन्होंने बताया, 3 स्तर टोटल बताए थे, प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं थी, इस प्रकार 6 अवस्थाएं हो गई थी। तो यहाँ पे जो उत्तर रहेगा साथियों वो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे जो सही उत्तर आपका रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला आपका प्रश्न जो है वह है कि कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा खालिस्तान नैतिक विकास चरण में माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है। पश्चिम पारंपरिक, औपचारिक पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक या पारंपरिक स्टेज में। तो कब ऐसा बच्चा कर सकता है। तो साथियों पश्चिम पारंपरिक अवस्था में बच्चा ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये जो एक प्रकार से होता है ये किशोरावस्था में चली जाती हैं ये चीज़ें, और उस समय जब बच्चा इस प्रकार का व्यवहार जो वो कर पाने में समर्थ होता है, बच्चा राजनीतिक और सामाजिक मान्यताओं पर सवाल उठाने लगता है। उसके माता पिता और बड़ों की जो, जैसे माता पिता किसी एक पार्टी को पसंद करते हैं, चुनावी पार्टी को, हो सकता है वो किशोर जो वो दूसरी पार्टी को पसंद करने लग जाए। ठीक है, तो ये पश्च पारंपरिक अवस्था में आपका होगा, 19 में 1 आपका आएगा। ठीक है, 20वां प्रश्न है, हेंज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। 1 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, 2 फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत से, 3 कोहलबर्ग के नैतिक विकास से सिद्धांत से संबंधित है, या बंडूरा के निरीक्षणात्मक अधिगम से संबंधित है। तो साथियों हेंज दुविधा जो है वो कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है। और हेंज दुविधा है क्या, देखिए मिस्टर हेंज नामक एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी के कैंसर था। पत्नी के कैंसर की दवाइयों का जो मूल्य था वो $2500 था लगभग। ठीक है, और उनके पास जो थे वो $1000 ही उनके पास थे। हेंज के पास कितने थे, हेंज के पास केवल और केवल $1000 थे, जबकि दवाइयों का मूल्य $2500 था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विचार किया, हेंज ने विचार किया कि क्यों ना मैं चोरी करके ये दवाइयाँ चुरा लूँ इस मेडिकल स्टोर से। तो साथियों ये बात सही है या गलत है, इसमें वो उलझ गया।
और ये हो गई दुविधा, तो इसको बोलते हैं हिंज दुविधा। ठीक है, उम्मीद है आप समझे होंगे। तो ये आपका कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है, क्योंकि उसकी नैतिकता हिंज को ये बोल रही थी कि चोरी नहीं करनी है, और आवश्यकता पड़ने पर साथियों उसको चोरी करने की स्थिति भी वहाँ पे बन रही थी, इसलिए जो है वो नैतिकता और इसके बीच में फंस गया था कि वो क्या करे, तो ये दुविधा उसको हो गई थी, इसलिए ऐसा बोला गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है वह कि कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था में, पश्चात पारंपरिक अवस्था में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार किसमें नैतिकता जो बाह्य कारकों से निर्धारित होती है, तो बाह्य कारकों में साथियों पूर्व पारंपरिक अवस्था में होती है। भाई जब छोटा बच्चा होता है जो वो पूर्व पारंपरिक अवस्था में आएगा, तो वो जो बच्चा है वो बाहर की दुनिया से एक प्रकार से नैतिकता सीखेगा। तो मैंने बहुत डिटेल से तीनों अवस्थाएं आपको करवाई थी, तो मेरे हिसाब से आप आराम से ये चीज़ें बता पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो वो यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। 22वां आपका प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। 2, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। 3, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। 4, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्येक उत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो साथियों देखिए, यहाँ पे जो लॉरेन कोहलबर्ग ने किया उसमें एक गलती उन्होंने की कि सारी की सारी चीज़ें उन्होंने पियाजे का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत से उन्होंने उठा ली। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। चलिए 23वां आपका प्रश्न कि कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को ऐसे सिखा सकता है? 1, विसामान्य व्यवहार के लिए अधिक सजा लागू करके। 2, धार्मिक शिक्षाओं पर महत्व देकर। 3, उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करवाकर। और 4, नैतिक विकास पर अतिरिक्त कक्षाएं लेकर। तो साथियों, बच्चे में नैतिक मूल्यों को कैसे बढ़ा सकता है, कैसे उसको सिखा सकता है एक शिक्षक? तो उन्हें क्या करेगा, उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल कर करके जो है वो नैतिक मूल्यों की शिक्षा उन्हें दी जा सकती है। 24वां आपका प्रश्न है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर नियमों को स्वीकारता है? 1, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण में। 2, पश्च पारंपरिक स्तर पर। 3, पूर्व पारंपरिक स्तर पर। 4, पारंपरिक स्तर पे। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा पारंपरिक स्तर पर। पारंपरिक स्तर पर जो है बच्चा नियमों को क्या करता है, स्वीकार करने लग जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां अपना प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? 1, नैतिक अधिकार। 2, नैतिक यथार्थवाद। 3, नैतिक समानता। या 4, नैतिक सापेक्षता। तो साथियों, नैतिक अधिकार जो है वो नैतिक विकास का स्तर जो वो पियाजे के अनुसार नहीं है। बाकी तीनों के तीनों जो पियाजे के अनुसार स्तर है, नैतिक यथार्थवाद, समानता और सापेक्षता। लेकिन नैतिक अधिकार कोई स्तर इनके अनुसार नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये थे प्रश्न आपके नैतिक विकास से संबंधित। साथियों, आपको मैंने 30 प्रश्न बताए थे, लेकिन इस वीडियो में 25 प्रश्न ही अपन रखेंगे। और लगभग जैसे 15 टॉपिक्स आपके हुए हैं यूनिट नंबर 1 के। 15 टेस्ट में यूनिट नंबर 1 पूरी कंप्लीट हो गई है टॉपिक वाइज। तो 2 टॉपिक्स में मैंने 25-25 प्रश्न रखे हैं, बाकी में मैंने आपके प्रश्न जो रखे हैं वो 30-30 रखे हैं। इस प्रकार से टोटल 440 प्रश्न जो है यूनिट नंबर 1 से तैयार हो गए हैं। सारे के सारे पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो साथियों, इनको आप जितने ध्यानपूर्वक करेंगे, जितने अच्छे से आपने ये टेस्ट किए होंगे, उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। और 440 प्रश्न ये करने के बाद आपकी जो पहली यूनिट है उसमें मेरे हिसाब से कुछ भी शेष नहीं रहा साथियों। जल्द ही अपन यूनिट नंबर 2 जो वो टेस्ट उसका शुरू कर लेंगे। और अगर मैं कल से साथियों, हो सकता है मैं कल जो टेस्ट स्टार्ट कर दूं, अगर नहीं भी कर पाऊं तो आपके लिए वीडियो ज़रूर आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा मुझे टाइप करने में समय लगेगा टेस्ट में। तो अगर टाइप कर लेता हूं तो आपके लिए बिल्कुल कल टेस्ट आएगा, अदरवाइज़ एक दूसरा वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। और आज 9 बजे साइंस का 2018 का जो पेपर का सॉल्यूशन करवाया है, विश्लेषण करवाया है, वो ज़रूर देखेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइंस वालों के लिए। ठीक है साथियों, जल्द ही अपन साइंस की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।